Assalamualaikum guys. Dr. Sarfraz Ali again. Lecture number 28. Our subject is Introduction to Riemannian Geometry. तो आज हम पढ़ेंगे टेंसर फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लैप्लाशियन ऑपरेटर्स। तो जैसे आप जानते हैं वेक्टर्स में ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है। डिफरेंस क्या है इनमें? अगर हमारे पास कुछ स्केलर फंक्शन हो उस पे जब हम डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो उस स्केलर फंक्शन पे जो ऑपरेट होता है उसे हम कह देते हैं ग्रेडियंट। अगर कोई वेक्टर फंक्शन हो उस पे डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट करें तो डाइवर्जेंस और कर्ल इनमें से आ सकता है। अब ग्रेडियंट क्या होता है? इफ phi is a scalar or invariant, then the gradient of phi denoted by del phi or grad phi is defined as del phi is equal to grad phi is equal to, in compact form आप लिख रहे हैं partial phi और partial j is equal to phi comma j। आपने इसको partial derivative की फॉर्म में लिख दिया। अगर आप इसे ओपन करके लिखना चाहें तो ये जो टर्म हमने लिखी है ये एक्चुअली लिखी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हो, पार्शियल फाई और पार्शियल, मैं इसको x लिख देता हूँ, x1 लिख देता हूँ। यहाँ पे आप प्लस यहाँ पे i लिख दो, पार्शियल फाई और पार्शियल x2, ये इसका j आ जाता है, प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल x, पार्शियल x3, x3 ये आ जाएगा। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म आप उसमें लिख रहे हो, आप वेक्टर नोटेशन हो आपका, तो ये आपका पार्शियल फाई और पार्शियल x1 प्लस पार्शियल फाई पार्शियल x2 j प्लस पार्शियल फाई पार्शियल x3 के, ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे हमने कम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स जे, तो आप इस फॉर्म में लिख दे। यहाँ पे ये पार्शियल फाई या ये आप इसे where partial phi j is a covariant derivative of this one। जब हम टेंसर में लिख रहे हैं तो हम इसमें ये कोवेरिएंट की फॉर्म में कर देंगे। अगर हम वेक्टर में लिख रहे हो तो ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव था, जब हम इसे टेंसर में लिख रहे हैं तो ये पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे कोवेरिएंट डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन कर दिया, where phi semicolon j is a covariant derivative of phi with respect to xj। ओके, तो ये सिंपल डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट इसी में यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज की बात थी, डाइवर्जेंस ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। अब वो हम सॉल्व करते हैं, वो फाइंड करते हैं। क्या आता है? लेट ए आई बी द कंपोनेंट ऑफ एन आर्बिट्रेरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर। जैसे कि पहले आपको पता है कि अगर आपके पास कोई इंडेक्स हेड पे दिया हुआ है तो हम उसे कह देते हैं कंट्रावेरिएंट। अगर ये इंडेक्स बेस पे दिया होता तो हम इसे कहते हैं कोवेरिएंट। लेट ए आई बी द कंपोनेंट of the arbitrary contravariant vectors, then the divergence of AI denoted by div AI is defined as contraction of its covariant derivative with respect to xj, that is contraction of AI semicolon j is this one। तो यहाँ पे आपने इस div AI is equal to AI
सेमीकोलन आई। तो ये आपका नोटेशन होगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी होगा आपका। ओके, थ्योरम है prove that divergence AI is equal to 1 over g square root into g square root am सेमीकोलन m। तो ये हमें प्रूव करना है कि जो डाइवर्जेंस है किसी भी कंट्रावेरिएंट वेक्टर का, वो सॉल्यूशन फॉर्म में ये टर्म आनी चाहिए। ओके, चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। वी नो दैट द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ AI विद रिस्पेक्ट टू xj इज गिवन बाय, कोई भी हम जनरल वेक्टर दे देते हैं AI आपने कंट्रावेरिएंट फॉर्म में टेंसर लिया, आप इसे टेंसर कह लें, वेक्टर कह लें। वेक्टर में इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास सिंगल इंडेक्स है। AI सेमीकोलन j इज इक्वल टू AI कॉमा j, मीन ये आपका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव था वो पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज हो गया, प्लस क्रिस्टोफर सिंबल I j m, और m ये आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये m इस साइड पे चला गया। अब ये जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव आपका डाइवर्जेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? अगर आप j को I पुट कर देंगे। जब आपका ये j जो है I हो जाए, तो ये जो जब भी पिछली आपने पिछले पेज पे डेफिनेशन देखी है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। हमारे पास जो डेव है वो किसके इक्वल है? डेव सम AI इज इक्वल टू किसी भी वेक्टर के उसी इंडेक्स के साथ जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है। ये डेफिनेशन थी कि आपके पास किसी भी वेक्टर का जो इंडेक्स ऊपर दिया हुआ है, अगर हम उसी इंडेक्स से डेरिवेटिव कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेंगे तो उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंस। तो ये डाइवर्जेंस, यहाँ पे आपने जब j को I पुट किया तो ये टर्म आपकी आ गई, डाइवर्जेंस A इज इक्वल टू, या नेक्स्ट पे मेंशन किया हुआ AI सेमीकोलन I इज इक्वल टू, ये आपने राइट साइड लिखा। ओके, जब यहाँ पे राइट साइड हुई तो ये जो आपका I है, ये j था, इस j को आपने I पुट कर दिया। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आप इसी स्टेप में भी कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। अब आपको इसका आंसर चाहिए सारे का। फार्मूला क्या है? क्रिस्टोफर सिंबल दिया हुआ है, आप हर दफा नए सिरे से भी लिख सकते हैं, याद हो तो लॉग जी के रूट सेमीकोलन कोमा m भी लिख सकते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये आपके पास था I, ये सम j के फार्मूले में ये टर्म थी इक्वल टू 1/2 जी, ये आपके पास I, मैं d लिख देता हूँ, इनटू ये इन टर्म ऑफ क्रिस्टोफर वेक्टर टेंसर लिख रहे हैं g प्लस g माइनस g। तो मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, आप हमेशा क्रिस्टोफर सिंबल को लिखते हुए ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करें, इससे आपके मिस्टेक के चांस कम हो। या आप सबसे पहले g लिख लें, उसके बाद जो थर्ड टर्म है नेगेटिव वाली, उस पे वो इंडेक्स दे दे जो आपको क्रिस्टोफर सिंबल की बेस पे दिया हुआ है, और साथ डेरिवेटिव आ जाएगा जो हमने डमी इंडेक्स यूज किया है। बाकी अब दोनों में j d k आ जाएगा, और यहाँ पे ये सेमीकोलन सॉरी कॉमा, और यहाँ पे k t कॉमा देके आप j लिखेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे है ये I और m है, तो इट मीन हम ये लिखना चाह रहे हैं ये तीनों इंडेक्स में से अगर ये हेड का और फर्स्ट वन एक इंडेक्स सेम हो तो फिर क्या बनता है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आप इनको इंडेक्स को सेम कर देते हैं
ये भी आई हो जाए, मैं नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, ये भी आई हो जाए और ये भी आई हो जाए, तो फिर आपके पास ये जो टर्म है ये आई डी के ये के डी आई और ये आई के डी, ये बन गया। अब जैसे कि हम डायगोनल मीट्रिक को यूज कर रहे हैं, तो फिर या तो आई इज इक्वल टू डी होगा या डी इज इक्वल टू आई होगा। अब डायगोनल मीट्रिक है तो यहाँ पे इस डी को आप इस डी को आई पुट कर दें, या ये जो फार्मूला है इसका क्रिस्टोफर सिंबल का, अब इसको आप यूज करते हुए इसका रिजल्ट बना दें आई आई एम। ये जब हमने क्रिस्टोफर सिंबल की कुछ वो डेफिनेशंस की थी, एक प्रॉपर्टीज की थी, वहां से आप ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। अब इन सारी टर्म्स को वो किसके इक्वल आता है रिजल्ट, इसके। अब यहाँ पे ये जो आई और आई है, मैं ये दोबारा कर रहा हूँ, ये आपके पास जो आई आई है ये डमी इंडेक्स है। डमी इंडेक्स का मतलब ये है आप इसे किसी भी नोटेशन के साथ चेंज कर दें, आई और आई को आप जे के साथ चेंज कर दें, के साथ कर दें। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास एम यूज हो रहा है, तो हमने एम से इसे इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट एम इज इक्वल आई इज इक्वल टू एम। तो आपने आई को एम पुट किया, उस आई को एम पुट करने पे ये टर्म और ये दो टर्म्स बन गई, ए एम कोमा एम प्लस लॉग जी स्क्वायर रूट कोमा एम और ए एम आ गया। अब जब हम इसे कम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे कम्पैक्ट फॉर्म में, या मैं इसको एक दफा ओपन करके दिखा देता हूँ ये एक्चुअली कैसे बना हुआ है। ये वन ओवर, ये टर्म तो वन ओवर जी स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं ओपन करके देता हूँ तो ये जो टर्म है ये देखिएगा बनती क्या है आपके पास, ये एक दफा आपने लिखा वन ओवर जी स्क्वायर रूट, मैं दोनों टर्म इकट्ठी मूव करता रहूँगा, और ये जो जी स्क्वायर रूट है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम, और ये ए एम आ जाएगा उसके साथ, प्लस प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस ये वन ओवर जी स्क्वायर रूट यहाँ पे आपका ये जी स्क्वायर रूट एज इट आ जाएगी, मीन फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव आप ले रहे हैं तो सेकंड टर्म का डेरिवेटिव ए एम कोमा एम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये टर्म जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास ये टर्म बचेगी, तो ये टर्म है आपकी ये फर्स्ट वन, और सेकंड टर्म में यहाँ पे देखिएगा आपको ये दिया हो वन ओवर जी स्क्वायर रूट और डेरिवेटिव ऑफ जी स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू एम। तो एक्चुअली ये जो है अगर इस टर्म को हमने सिंगल में लिखना तो ये लॉग का फंक्शन नहीं है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा मेंशन कर देता हूँ, ये जो टर्म है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो टर्म है अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया हो लॉग, फॉर एग्जाम्पल लॉग, मैं स्क्वायर रूट को खत्म करके एफ लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एम लॉग एफ विद रिस्पेक्ट टू, मैं यहाँ पे एम नहीं लिख देता हूँ। तो इसको आप जब ओपन करके लिखेंगे या डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे तो ये टर्म बन जाएंगे वन ओवर एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एम। ये आपने इस पे अप्लाई कर दिया, वन ओवर एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ कॉमा एम। तो अब यहाँ पे इस टर्म की बात अगर हम बात कर रहे हैं तो जी स्क्वायर रूट इज ट्रीटेड एज फंक्शन एफ, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पे भी देखिएगा यही लिखा हुआ है, ये आपने ये रिजल्ट बन गया, यहाँ पे ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जब आप कम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। यही आप प्रूव करना चाह रहे थे कि डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इज इक्वल टू वन ओवर जी स्क्वायर रूट ए एम कोमा एम के। ये आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि डाइवर्जेंस जो है वो किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे
इसके जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो होंगे, यहाँ पे ये जी स्क्वायर रूट मिस कर दिया जाएगा, जी स्क्वायर रूट की बजाय सिंपल जी लिख दिया जाएगा, यहाँ पे ये दोनों सेम लिखने के बजाय डिफरेंट लिख दिया जाएगा। तो इस तरह के इसके ऑप्शंस होंगे। तो आप ये सारे ऑप्शन जो हैं उनमें से याद रखिएगा क्या आ सकता है। ये आपका फार्मूला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अब हम करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर। अभी हमने जो किया है वो कंट्रावेरिएंट वेक्टर था। तो चेक करते हैं जी क्या आता है। लेट ए जे बी एन आर्बिट्रेरी कोवेरिएंट वेक्टर, then since the divergence is defined only for a contravariant vector, okay, we can raise its subscript using the relation ai is equal to gij aj. Thus the divergence of aj is the divergence of contravariant vector ai. अब जैसे कि यहाँ पे डोनेट किया है कि आपके पास जो डाइवर्जेंस है वो सिर्फ कंट्रावेरिएंट वेक्टर का है। उसको अगर हमें कोवेरिएंट का करना है तो उसको हमें मूव करना पड़ेगा या रेज अप करना पड़ेगा उसके सबस्क्रिप्ट को कंट्रावेरिएंट में। तो डाइवर्जेंस ए जे इज इक्वल टू डेव ए आई इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, डाइवर्जेंस, ये जो ए आई है इसकी जगह पे हमने लिखा जी आई जे ए जे। एक्चुअली हमें इस चीज़ का आइडिया है, इसके मुताबिक हमें काम करना है। अब ये जी आई जे लिख लिया। अब यहाँ पे ये डाइवर्जेंस किसके को लिखते हैं हम, जो ये लिखा हुआ है इसका सेमीकोलन के साथ कोवेरिएंट डेरिवेटिव के साथ आई। तो ये जी आई जे ए जे सेमीकोलन आई। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। प्रोडक्ट रूल में ये टर्म बन गई जी आई जे सेमीकोलन आई और साथ ए जे आ जाएगा प्लस जी आई जे एज इट इज और ए जे सेमीकोलन आई आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो टर्म है जी आई जे, ये जो इनवर्स दिया हुआ है मीट्रिक टेंसर का, इनवर्स ऑफ मीट्रिक टेंसर या कोई भी, ओके, यहाँ पे ये सिंस, ये जो सिंस लिखा है कोवेरिएंट डेरिवेटिव of metric tensor, covariant derivative of inverse metric tensor और covariant derivative of Kronecker delta all are zero। ये हमने प्रूव किया हुआ है इससे पहले। तो हमारी ये टर्म जीरो हो गई, बाकी ये बच गई जी आई जे ए जे सेमीकोलन आई। तो यहाँ पे इस टाइम में ये आई से जे से ये जे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो बाकी ये आई आपका शिफ्ट हो जाएगा इस पे, तो ये टर्म आ जाएगी ए आई सेमीकोलन आई। तो ये डाइवर्जेंस ए जे इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों का रिजल्ट सेम आया, हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए आई और डाइवर्जेंस ऑफ ए जे वो सेम है। तो यही प्रूव करना था इसमें। अब ये एक एग्जांपल दी हुई है, अच्छा खासा काम है। इफ द covariant components a1 a2 a3 of a vector in cylindrical coordinates r theta z r, अब फर्दर कोऑर्डिनेट दिया हुआ, मीन a1 जो दिया है वो a r है, a2 दिया है z sin थीटा है और a3 दिया है e थीटा cos। प्रूव दैट डाइवर्जेंस ai इज इक्वल टू दिस वन। तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं जी। इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स x1 इज r, x2 थीटा और x3 z। अभी आपको पता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में r थीटा z को हम x1 x2 x3 कह देते हैं। Also in cylindrical coordinates r theta z the square of line element is given by, तो इसकी जो लाइन एलिमेंट है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की वो है डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर। तो यहाँ पे देन जी वन वन, ये इसकी जो नोटेशन सारी लिखी हुई है, जी वन वन इज वन, जी टू टू इज आर स्क्वायर, जी थ्री थ्री इज वन। तो ये आपके पास एक डायगोनल मीट्रिक दी हुई है। बाकी सारा जो मेंशन किया हुआ है जी आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई नॉट इज इक्वल टू जे। तो मीन डायगोनल मीट्रिक है, सिर्फ ये डायगोनल एंट्रीज है, बाकी सारे जीरो होंगे। अब इसका अगर आप डेट फाइंड करना चाहें, नो जी इज इक्वल टू जी मॉड, तो इस सारे का डेट आपने फाइंड कर दिया।
तो यहाँ से डेट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये आपने सारे का सारा मैट्रिक्स लिख दिया, वो डिटर्मिनेंट लिख दिया, तो आपके पास डिटर्मिनेंट आर स्क्वायर आ गया। अब इसका आपको 10 इनवर्स चाहिए, तो इसके इनवर्स क्या आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसकी हर एंट्री रेसिप्रोकल में आ जाएगी, तो 1/1 में हो जाएगी। अब नो, सिंस a1 is equal to r, a2 is equal to z sin theta, a3 is equal to a theta cos z, ये आपके पास गिवन क्वेश्चन है, ये कंपोनेंट्स हैं a1 2 3 दिए हुए हैं। तो अब आपको फाइंड करना है ए आई इज इक्वल टू, फार्मूले के मुताबिक क्या है, जी आई जे ए जे, तो ये जे से जे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो बाकी आपके पास यही मैट्रिक्स बचे, वो बचेगा टेंसर। अब यहाँ से देयरफॉर ए आई, आपने यहाँ पे ये 1 पुट किया तो ये 1 हो गया, और उसके बाद आपने जे को वेरिएशन दे दी, ये आपने 1 पुट किया, अब उसके बाद जे की वेरिएशन 1 2 3 आ गई, तीनों वेरिएशन लिखी, तो J11 A1 प्लस G12 A2 प्लस G13 A3। अब ये जो है ये G11 गिवन में है, यहाँ पे ये देखिएगा इनवर्स फॉर्म में है, वो 1 के इक्वल है, और A1 जो है ये R है, A2 और A3 जो भी हों आपकी ये नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 है, तो नॉन डायगोनल एंट्रीज आपने 0 पुट कर दी, यहाँ पे इसका आंसर 1 आ गया, तो ये आ गया A1 क्या है R, तो वो आपका आंसर R आ गया। तो A1 इज इक्वल टू R, आपका जो उस फॉर्म में था कोवेरिएंट फॉर्म में था, कंट्रावेरिएंट फॉर्म में भी सेम आंसर आया। नेक्स्ट में है जी A2, तो अब आप पहले आप 2 फिक्स किया, ये J और J, फिर J को वेरिएशन दी सेम पहले की तरह, ये नॉन डायगोनल एंट्री जो है ये नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो जाएगी, ये नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो जाएगी, तो ये G22 हमने अभी लिखा था 1/r², तो A2 इसके साथ आ गया, ये टर्म। अब थर्ड पे आ जाए, A3 इज इक्वल टू ये G, आपने पहले 3 पुट किया एक को, उसको I को, बाकी J के लिए वो तीनों वेरिएशन पहले की तरह, अब ये टर्म 0 हो गई, ये नॉन डायगोनल एंट्री ये 0 हो गई, तो G33 आपके पास 1 था, आपके पास ये टर्म हो गई। आपने सबसे पहले कोवेरिएंट कंपोनेंट्स को कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट में शिफ्ट किया, इसमें पहले और तीसरे में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन दूसरा आपका चेंज हो गया। अब हेंस डाइवर्जेंस ए जे इज इक्वल टू डेव ए आई इज इक्वल टू, ये आपका फार्मूला है, उस फार्मूले में आपने सारी एंट्रीज पुट की, यहाँ पे ये जो है, अब यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 1 1 2 2 और 3 3, तो आपने पार्शियल x1 A1 कर दिया, पार्शियल x2 A2 कर दिया, और पार्शियल x3 A3 कर दिया। अब ये जो 1/g²रूट 1/r है, ये मैं तीनों में पहले मेंशन कर देता हूँ, ये तीनों हमने लिख दिए। अब यहाँ पे पार्शियल x1 का मतलब है r का, तो ये पार्शियल r आ जाएगा, g²रूट r आया था, A1 की वैल्यू लिखी, तो आपने इन सब की वैल्यू पुट कर दी। जब वैल्यू पुट की उसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई करें, मीन ये दो टर्म्स है, इनका डेरिवेटिव ले तो 2r आंसर आ जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाए, ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो इसको थीटा है, इसको थीटा से कोई इशू नहीं है, आप थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव ले लें, तो आपने साइन थीटा का डेरिवेटिव लिया तो कॉस थीटा आ गया। यहाँ पे z है, तो ये कॉस z का डेरिवेटिव लिया आपने, इस r से ये r और r कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जी, यही हम प्रूव कर रहे थे। अब इससे एक चीज गौर कीजिएगा, ये कोई भी नोटेशन आ सकती है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, अब उसे सॉल्व करते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है जी।